हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। हमने हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और पार्ट 4 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज हम पार्ट 5 में हम ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको पढ़ने में आदमी को बोर होता है, तो इसलिए 5-5 मिनट आप कभी भी देख सकते हैं, वैसी वीडियो बनती है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की थी, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था जब ये हम संरचना शुरू किए थे। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही पत्थर मूर्तियां सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला में के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेख से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी शासक था। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनती भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। तो ये तो थी कुछ बातें, फिर भी मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह तो मात्र 150 साल तक ही चला, जिसमें उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखो, तो आप अपनी बुक खोल के बैठिएगा बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैला था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी निरंतर एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। जैसा कि आपने मैप में देखा होगा कि दक्षिण के जो राज्य थे उनमें दूसरे राजा हुआ करते थे। तो आइए जानते हैं कि राजधर्म के नवीन सिद्धांत। दक्षिण के राजा और सरदार उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिल कम अर्थात तमिलनाडु जो अभी है और आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से में चोल चेर और पांड्या जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। आइए जानते हैं कुछ रोचक बातें सरदार और सरदारी के बारे में। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विद्वानों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। तो ये जो सरदार के बारे में यहाँ बात हो रही है, इनकी जो राज्य थी वो वंशानुगत चलती थी। मतलब आज कोई राजा है, उसका पुत्र अगला राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र अगला, तो ये उन्हीं का वंश चलता आ रहा था। और ये एक अपनी युद्ध नेतृत्व और बहुत सुलझे हुए आदमी थे, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते थे और अपने अधीन लोगों से भेंट लेता। जबकि राजा कर वसूली करते हैं और अपने समर्थकों से उसे भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यताओं का कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे राजा थे ये उस समय के। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है कि उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती है कि उन्हें अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया होगा। तो आगे की वीडियो में हम दक्षिणी में जो राजा थे सरदार उनके बारे में ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इनका इंट्रोडक्शन ही जाना कि ये किस टाइप के थे, एक अच्छे नेता थे और केरला तमिलनाडु और कर्नाटका इनके अधीन हुआ करता था। ये सारे राज्य चोल और वहाँ पे पांड्या राज्य